हमारे एक फेसबुक फॉलोअर संतोष कुमार जी लिखते हैं कि सर मैंने एक दोस्त को उधार पैसा दिया, उसने चेक दिया, उसने राशि मुझे नहीं दी, मैंने चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया। जब मैंने चेक बाउंस का उसको नोटिस भेजा तो उसने उस नोटिस का रिप्लाई दिया कि मेरा चेक खो गया था, मुझे पुनः लौटा दे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। तो क्या मैं केस फाइल कर सकता हूं, और यदि मैं केस फाइल करता हूं तो क्या मुझे रिलीफ मिल सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं। आपके नोटिस देने के बाद उन्होंने उस नोटिस का रिप्लाई दिया है, यदि उनका चेक पहले से ही खोया होता तो उस संदर्भ की कोई कानूनी कार्रवाई पहले से कर सकते थे। दूसरी बात रही कि आपको आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोर्ट की ट्रायल पर डिपेंड करता है और आपके केस ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है। और जनरली यदि आप उससे पैसा मांगते हैं और उसने अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु यदि ये चेक आपको रिलीज किया है तो आपको उस राशि का भुगतान भी हो सकता है। और दूसरी बात, यदि वो कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करते भी है तो वह वैलिड नहीं होगी। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर घनश्याम सिंह जी लिखते हैं कि सर मैंने कहीं पढ़ा है घर के मुखिया की डेथ हो जाती है और यदि वह बैंक के कर्जदार है तो लोन माफ हो जाएगा और वह लोन उनके वारिसों को, उनकी पत्नी और उनको बच्चों को नहीं भरना पड़ेगा। क्या यह सच है? जी नहीं, यह बिल्कुल सच नहीं है। यदि किसी ने लोन लिया है और उस लोन का उन्होंने यदि इंश्योरेंस कराया है कि कल के बाद उनके साथ कोई कैजुअलिटी, कोई घटना हो जाती है और ऐसी अवस्था के अंदर जो लोन है वह इंश्योरेंस कंपनी संबंधित बैंक या कंपनी को पे कर देगी, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के वारिसान को उक्त लोन की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी और जो उनके हक के डॉक्यूमेंट, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट लोगों को मिल जाएंगे और उसकी एनओसी मिल जाएगी। यह सिर्फ इस अवस्था में होता है जब लोन इंश्योर्ड होता है। अगर लोन इंश्योर्ड नहीं है और सिक्योर्ड लोन है तो कंपनी अपनी कार्रवाई करके अपनी ऋण राशि को वारिसान से वसूल कर सकती है। हमारे फेसबुक फॉलोअर अहमद खान जी ने कमेंट किया कि सर बजाज फाइनेंस से ऑटो लिया, फाइनेंस पर 4 महीने तक किस्त नहीं भर पाए, बैंक वाले ऑटो लेकर चले गए और आज लंबे समय बाद भी हमारे बैंक खाते से हर महीने किस्त कट रही है। देखिए, गलती आपकी है। सबसे पहले आप कंपनी के ऑफिस जाइए और ऑफिस जाकर ये देखिए कि आपका सीज किया गया ऑटो क्या रिकॉर्ड पे आया, उसकी राशि उन्होंने माइनस की या नहीं की, अभी क्या आउटस्टैंडिंग निकल रही है जो आपको जमा कराना जरूरी है। आपने ये समझा वो ऑटो लेके चले गए मतलब आपका लोन क्लोज हो गया, इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए। साथ ही आप संबंधित बैंक जहां से आपका ईसीएस कट रहा है आप उसको एप्लीकेशन दीजिए कि इस मैटर में ऑटो लोन था, ऑटो जो है वो कंपनी द्वारा सीज कर लिया गया है, मेरे ईसीएस को रोक दिया जाए, मेरे खाते से कोई राशि नहीं कटनी चाहिए। और बैंक से जाकर भी, कंपनी से जाकर भी अपनी आउटस्टैंडिंग निकलवाइए और बैठकर इस मामले का सुलटारा कीजिए, नहीं तो इस मामले में आपकी किस्तें चलती रहेगी और आपको नुकसान हो सकता है। और भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट से कॉन्टेक्ट कर सकते। बद्रीलाल जी भगत जो कि हमारे फेसबुक फॉलोअर हैं, उन्होंने कहा सर मेरी एक प्रॉपर्टी के नामांतरण होने के 2 साल बाद उस नामांतरण को निरस्त कर दिया गया। मैं सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग रहा हूं तो मुझे गुमराह किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आवेदक जो है वो शिकायत करता है उसे जानकारी दे दी गई है। ऐसी अवस्था में अपने नामांतरण को यथावत रखने के लिए क्या करूं? मुद्दे की बात यह है कि आपने ये कहा कि बिना कोई सूचना दिए आपके नामांतरण को निरस्त कर दिया। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से कोई सूचना आपको पहुंचाई होगी, सूचना आप तक नहीं आई होगी तो उसका अखबार पब्लिकेशन हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप अपने नामांतरण को यथावत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले नामांतरण किस आधार पर निरस्त हुआ, इसके लिए आप अपने नामांतरण की संपूर्ण फाइल उस विभाग से सूचना के अधिकार के तहत शुरू से लेकर अंत तक की फाइल लें और उस फाइल के आधार पर आपके जो भी मन के डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे और कहां क्या गलती है उस गलती के आधार पर आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दस्तावेज लेना आपके लिए प्राथमिकता है। दस्तावेज लेंगे तो आगे के कई रास्ते खुलेंगे और आपको समझ में आएगा कि वास्तविक कारण क्या है, किस कारण नामांतरण को निरस्त। हमारे फेसबुक फॉलोअर विजय कुमार जी लिखते हैं कि सर
पिताजी 2008 में रिटायर्ड हुए, 2020 में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ होने के बाद माता को जो लाभ मिलने चाहिए थे वह विभाग नहीं दे रहा है। उन्होंने जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा विभाग को प्रोवाइड कर दिए गए। इसके बाद भी विभाग हमें चक्कर पे चक्कर कटवा रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? सबसे पहले ये है कि माता को जो लाभ प्राप्त होने थे आपके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट और संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद विभाग को दे देने थे, इसके बावजूद भी उनके द्वारा आपकी सुनवाई नहीं की जा रही है तो आप संबंधित जिला कलेक्टर और उस विभाग के आला अधिकारी को रजिस्टर्ड लेटर जारी करें और इस संदर्भ में आपको लाभ देने, आपकी माता को लाभ देने की बात करें। इसके बावजूद भी आपके लेटर को उनके द्वारा इग्नोर किया जाता है, महीने भर के अंदर 2 महीने के अंदर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने क्षेत्र के स्थायी लोक अदालत में भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और यहां तक कि इस मामले के अंदर आप आर्टिकल 226 के अंदर राजस्थान जो आपके क्षेत्र का हाईकोर्ट है वहां पर रिट पिटीशन प्रस्तुत करके भी आप रिलीफ प्राप्त। हमारे एक फॉलोअर भवानी लाल जी धाकड़ ने पूछा, सर किसी व्यक्ति को मैंने खाली चेक हस्ताक्षर करके दिया, उन्होंने बाद में राशि और तारीख भरी है, तो क्या राशि भरी जो है उन्होंने और जो तारीख भरी है उसकी जो शाही है वो अलग है, तो क्या बैंक उस चेक को पास कर देगा? और यदि वो चेक अनादरित हो गया तो क्या मुझ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, यदि आपके बैंक के अकाउंट में पर्याप्त राशि है और आपके सिग्नेचर मैच खा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को राशि का भुगतान हो जाएगा, चाहे शाही अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यदि आपका चेक अनादरित होता है तो आपके चेक पे हस्ताक्षर है या आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपके ऊपर 130 NI एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। और यदि इस मामले में आप राशि का भुगतान नहीं करते हैं और प्रॉपर लीड नहीं करते हैं तो आपको चेक से दुगुनी राशि तक की राशि और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। यदि आपने वास्तव में उस राशि को लिया है तो आपको चाहिए कि उस राशि का भुगतान आपको करना चाहिए, यही मानवीयता है।